करते हैं आज की कहानी। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ क्या बहुत सारे बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कुल मिला के एक शब्द में अगर हम कहें, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास। अगर आप बच्चे के फायदे को ध्यान में रखकर के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल है, जैसे ये है कि फॉर्मेट चेंज हुआ है 5+3+3+4 का, ये फैक्चुअल है। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग से अगर आप बच्चे को सेंटर में रख करके आंसर कर रहे हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। तो आ जाइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें आज का सेशन। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं अगले 5 मिनट में करूंगी, फिर उसके बाद सीधा हम क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें, उनको पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि इनकेस आपने आज से पहले अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं भी पढ़ी है, तब भी आप इस एक सेशन से ही पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी गेन हो जाए। ठीक, कितने क्वेश्चंस करेंगे हम? 43 क्वेश्चंस करेंगे। तसल्ली से बैठिएगा और समझ समझ के आंसर्स करने हैं। पोल आपको मिलेगा साथ में, ताकि आपको वो पेपर वाली फीलिंग आती रहे। अब से पहले जो हम देखते थे वो होता था 10+2+3 का सिस्टम, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, वो बात करती थी उस पर कि भैया 10वीं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अच्छा ठीक है, तो कि हम 10वीं तक की पढ़ाई, फिर 2 साल 11th 12th, फिर उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। उस सिस्टम को रिप्लेस करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि अब हम इसको 5+3+3+4 करेंगे। कुल मिलाकर के 10+2 का सिस्टम होता था स्कूल एजुकेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं। उस 10+2+3 को रिप्लेस करने की बात हुई यहाँ पर। और अभी हम क्या कह रहे हैं कि 5 साल शुरुआत में आपके फाउंडेशनल पीरियड होना चाहिए। इसका सिंपल सा एक निमोनिक या एक शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। 534 एक नंबर है, 534, 5, 3, 4, ये आप याद रखिए। 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो चीज़ें याद रहेंगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे पेपर में। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? ये क्या है? ये नया सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इस चीज़ को लेके कंफ्यूजन रहती है हम लोग के बीच। ठीक है, और ये सिर्फ सीडीपी के लिए नहीं है, यानी ये बाल विकास के लिए नहीं है। इससे क्वेश्चंस आपके किसी भी सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, ठीक है, जहां पर भी नेशनल एजुकेशन पूछी जा रही है। तो 534 मतलब 5 साल 3 साल, 3 का स्क्वायर है क्योंकि, फिर 3 साल और 4 साल की एक स्टेज। शुरुआत के जो 5 साल हैं 3 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए फाउंडेशनल पीरियड, इसको FPMS से याद रखेंगे। ये जो 5+3+4 है, 5+3+3+4, FPMS, यानी कि 5 साल का फाउंडेशनल पीरियड है, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी या बच्चे को हम प्रिपेयर कर रहे हैं खेल कूद से और उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रख करके, फिर 3 साल हम प्रेपरेटरी स्टेज बता रहे हैं। इन 3 सालों में आप पहले प्ले वे या आंगनवाड़ी का प्रयोग करते हैं, फिर क्लास 1 और 2 आ जाएगा, जो 2 साल बचे हुए होंगे। फिर बाकी के जो 3 साल हैं यहाँ, इस 5 को भी मतलब 3+2 में डिवाइड किया हुआ है, वो अभी हम देखेंगे। प्रेपरेटरी स्टेज, जिसको हम प्रारंभिक चरण कह रहे हैं, वो बच्चे के 8 साल से लेकर के 11 साल तक की बात होगी। अब से पहले जो होता था हम कक्षा 1 से ध्यान में रखते थे, लेकिन अभी कोशिश हो रही है कि बच्चे की जो प्लेवे वाली एज है उसको भी यहाँ इंक्लूड कर लें, यानी 3 साल से ही हम उसको एजुकेशनल सिस्टम में ध्यान दें प्रॉपर। दूसरा जो 3 है वो 11 से 14 वर्ष मिडिल स्टेज है, और 4 साल जो है बाद के 14 से 18 वर्ष, वो सेकेंडरी यानी माध्यमिक चरण के तहत आएंगे। ठीक है, फोन छोड़ दो, साइड रख दो, बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें 5+3+3+4 की, तो फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी। इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं। अगर हम पुराने समय में देखें तो ये हमारे सामने यहाँ चेंज लाया गया है। जो आपकी MHRD मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको नाम बदल करके क्या किया, इसके तहत एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले भी वो शिक्षा मंत्रालय होता था, बाद में चेंज हुआ था MHRD, और अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ही है। ठीक, पुराने समय पे 10 साल हम 6 वर्ष से ध्यान दे रहे थे बच्चे की एजुकेशन पे, 6 से 16 साल, 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2 साल, जिसको हम 10+2 का सिस्टम कहते हैं, 16 से 18, 11th 12th। अभी हमने अगेन वही कर दिया, शुरुआत के 3 साल आंगनवाड़ी, 2 साल जो है वो क्लास 1 और 2, एज 6 और 8, फिर 3 से 5 आपकी सेकेंड स्टेज। ये आप पढ़ भी सकते हैं जब आपको ये मिल जाएगा, वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। ध्यान रखा गया है कि जरूरी नहीं कि साइंस, कॉमर्स और मैथ, इसमें बायोलॉजी वगैरह जितनी भी स्ट्रीम्स है, ह्यूमैनिटीज है, तो ये साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज ऐसा नहीं होने की जगह आपको पूल ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, आप अपने हिसाब से चूज कर सके। एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है रिजिडिटी को हटा करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पे कई क्वेश्चंस बने हैं कि 360 डिग्री असेसमेंट, यानी 360 डिग्री चहुमुखी विकास की हम बात कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड जो आप बच्चे को असेस कर रहे हैं, वो भी सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट पे ना करें। कैसे करें? उसका सेल्फ असेसमेंट, यानी आकलन जो है बच्चा खुद का भी कर सके, उसके पीयर्स
उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या उनका आकलन है। ग्रुप असेसमेंट हो, टीचर असेसमेंट, टीचर भी अपना इसमें फीडबैक दे कि बच्चा कैसे सीख रहा है, यानी 360 डिग्री एस्पेक्ट में, 360 डिग्री व्यू पॉइंट में हम देख पाए कि बच्चा कैसे सीखता है। उसमें टीचर, ग्रुप वर्क, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट सबको इंक्लूड कर लिया गया। एक नया एग्जामिनेशन रिफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो परख को लॉन्च किया इन्होंने। परख क्या है? PARAKH, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, फिर अगेन जो A है वो एनालिसिस के लिए है, K फॉर नॉलेज और H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि जो परख है जिसमें परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हुई है। ठीक है। 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी के स्किल्स, कौशल हम बच्चों में डेवलप कर सकें, जैसे डिजिटल लिटरेसी है कि उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, जो भी दुनिया में बाकी चीजें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है हम उसका प्रयोग कर सकें, कोडिंग सिखाएं बच्चे को 6 से 8 के लेवल पर जाते जाते ही, इंटर्नशिप्स हों, ये सारी बातें हुई हैं। और 21वीं सदी के जो कौशल हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग के, समालोचनात्मक चिंतन, वो हर एक पक्ष पे सोच पाए, डिजिटल लिटरेसी है, कोऑपरेशन है, लीडरशिप स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हम बच्चों को सिखा पाएं। तो परख को लॉन्च किया किसके लिए? एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए, कि हम असेसमेंट कैसे करें, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के आधार पर कर सकें। ठीक है। फिर एक चीज आती है जब हम बात कर रहे हैं कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री या फिर हम कहें होलिस्टिक होना चाहिए। 360 डिग्री का मतलब होता है होलिस्टिक एस्पेक्ट, यानी समग्र रूप में बने, सर्वांगीण रूप में हम बच्चों को जांच पाएं, उसके दिमाग को, दिल को और फिजिकल एक्टिविटीज सबको इंक्लूड कर पाए। जो बात BS ब्लूम कह रहे थे, CAP कैप बोलते हैं जिसको हम, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, यानी दिल दिमाग, जो 3H की एजुकेशन है जिसकी हम बात करते हैं कि भैया बच्चे का दिमाग भी इन्वॉल्व हो, उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो और वो फिजिकली एक्टिविटी भी करे, तो ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाएं। तो बच्चे को हम कैसे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड किस बेसिस पे बनेगा कि स्टूडेंट्स विल बी इवैल्यूएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव। कॉग्निटिव होता है दिमाग, संज्ञान के आधार पे उसके सोचने समझने, पेन पेपर टेस्ट सब इसमें आ गया। अफेक्टिव है उसके इमोशंस और साइकोमोटर है फिजिकल एक्टिविटी भी उसको करा पाए, तो ये CAP कैप की फॉर्म में हम उसको असेस कर पाए। ठीक है बात, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चंस पे आएंगे बस। NEP ये कह रही है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और एसेंशियल लर्निंग स्किल्स जो है, रिडक्शन इन करिकुलम, करिकुलम को बहुत ज्यादा इतना नहीं बढ़ाना कि बच्चे से भारी बस्ता हो उसका। जो बात आपकी लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट 1993 से कहती हुई आ रही थी, जितनी भी पॉलिसीज आज से पहले आई हैं उन्होंने जो भी अच्छी बातें की हैं उनको इन्होंने अडॉप्ट किया है और अपनी कुछ नई बातें कही हैं। जो अच्छी चीजें थी सिस्टम में पहले से उन सबको इंक्लूड करके रखा और कुछ नई बातें कही। ठीक, लैंग्वेज पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, फिर हम आगे की बात करेंगे। फटाफट से क्वेश्चंस पे आएंगे, इतने आप सभी के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग पढ़ते हैं या जिनका एग्जाम है। लैंग्वेज यानी भाषा की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं होनी चाहिए, यानी बच्चे पे आप थोपे ना कि बच्चे की घर की लैंग्वेज है हिंदी या गुजराती या जो भी मलयालम, तमिल, तेलुगु, और आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं तुम्हें आओगे स्कूल में तो इंग्लिश में ही बात करनी है। तो इम्पोज नहीं करनी कोई भी लैंग्वेज। मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज का या लोकल लैंग्वेज का भरपूर प्रयोग प्राथमिक कक्षा तक खुले तरीके से बच्चा अपने आप को व्यक्त कर पाए अपनी मातृभाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में। ये बात पहले से चली आ रही है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी इन्होंने महत्व दिया है, जिसमें 3 लैंग्वेजेस की बात हुई थी कोठारी आयोग में 1964-66 के दौरान। और ये कौन सी पॉलिसी है? इससे पहले हम देख चुके हैं 68 में पॉलिसी आई थी आपकी और 86 में पॉलिसी आई थी, और अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देख रहे हैं। ठीक, तो संस्कृत को एक ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह रखा जाए सभी लेवल पे। इसका मतलब क्या? संस्कृत क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो खत्म होती जा रही हैं, जिनको बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस को एक एडिशनल ऑप्शन के रूप में यहां रखा गया है। जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, जिन भी भाषाओं का हम देख रहे हैं कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जो क्षेत्रीय लेवल पे खत्म ना हो जाएं, तो उनको ऑप्शनल की तरह यानी एक एडिशनल ऑप्शन की तरह रखा गया है। ठीक है। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हमें पता है एक मदर टंग होती है, फिर इंग्लिश है, उसके अलावा जो भी आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं 22 भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती, ये ध्यान रखेंगे। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी बहुभाषिता का प्रयोग करना। एक से ज्यादा भाषा जो है वो अच्छी होती है बच्चे के संज्ञान के लिए भी, क्योंकि वो एक से ज्यादा भाषाओं में बात कर पाएगा, तरह तरह के लोगों से मिल पाएगा जो दोनों भाषाएं जानते हैं या तीनों भाषाएं जानते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं, तो उसका संज्ञान बेहतर होगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी। ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज पे इन्होंने फोकस किया है। साइन लैंग्वेज आप समझते हैं जो कई बार मूक बधिर बच्चों के लिए, जो बोल नहीं सकते, डेफ एंड डम्ब, उनके लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें आप शब्दों का प्रयोग ना करके, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि वो हाथों से समझाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली साइंस के थ्रू। ठीक है, तो इंडियन साइन लैंग्वेज को भी यहाँ
फोकस में लाया गया है। अब आते हैं